Good morning, class. Now, in this third part of the chapter 10, again we will continue role of Chinese pilgrims. तो अब चाइनीज जो पिलग्रिम्स होते थे, तीर्थयात्री थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. बुद्धिज्म एक्वायर्ड अ लार्ज फॉलोइंग इन चाइना. अब बुद्धिज़्म जो है उसने काफ़ी ज़्यादा चाइना में रहने वाले लोग उसको फॉलो करने लगे, बुद्धिज़्म को अपनाने लगे. मेनी चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स ट्रैवल टू इंडिया टू विजिट बुद्धिज्म श्राइन्स. बहुत सारे चाइनीज़ बुद्धिस्ट जो तीर्थयात्री थे वो इंडिया आए ताकि वो बुद्धिस्ट जो श्राइन्स हैं, मंदिर हैं बुद्ध के, उसको वो वहाँ पे विजिट कर सके, वहाँ जा सके. सम ऑफ देम लाइक फा हैसिन, हुसान, टिसैंग एंड आई टिसिंग वेयर स्कॉलर्स. ये सभी स्कॉलर्स थे. दे विजिटेड इंडिया टू स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट. वो इंडिया आए ताकि वो बुद्धिस्ट लिखी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ सके. एट द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, उस जगह जहाँ से बुद्धिज़्म जो है उसका उद्गम स्थान है, यानी कि जहाँ से बुद्धिज्म स्टार्ट होता है, बुद्धिज्म. एंड टू कैरी देम टू चाइना, और वो उनको उस चीज़ों को चाइना भी ले जाना चाहते थे ताकि बुद्धिज्म की जो टीचिंग है उसको वो अपने देश में भी फैला सके. फा हिशिंग विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 5th सेंचुरी. अब ये 5th सेंचुरी में एडी में ये आए थे यहाँ पर इंडिया. ही इज सेड टू हैव वॉक्ड ऑल द वे फ्रॉम चाइना अक्रॉस आइसी डेजर्ट्स. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पैदल चल के चाइना से पूरी बर्फ़ वाले और डेजर्ट वाले इलाके को और फिर ऊंचे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों को भी पास करके वो यहाँ तक पहुँचे थे. ही एंटर्ड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड रीच्ड पाटलिपुत्र. वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया पहुँचे थे और पाटलिपुत्र पहुँचे, नॉर्थ वेस्ट होते हुए और पाटलिपुत्र पहुँचे. ऑन हिज रिटर्न जर्नी, और जब वो वापस लौट रहे थे जर्नी से, फा हिशिंग बोर्डेड अ शिप. तो उन्होंने एक शिप जो है वो हायर की एट द पोर्ट ऑफ द तमरालीपति एंड रीच्ड चाइना आफ्टर हाल्ट्स एट प्लेसेस. और वो जगह जगह रुकते हुए अपने देश पहुँचे, चाइना पहुँचे, सच एज श्रीलंका एंड जावा. ही टुक बैक विथ हिम बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड इमेजेस सेक्रेड टू बुद्धिज़्म. उन्होंने अपने साथ बुद्धिस्ट की लिखी हुई जो चीज़ें हैं उसको ले गए, और साथ में कुछ जो इमेजेस होते हैं, मूर्ति या तस्वीरें होती हैं बुद्धिज़्म की पवित्र, उसको भी वो ले गए. ही रोट अ वेरी इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हिज जर्नी. उन्होंने काफ़ी ही रोचक जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक जो आपकी जर्नी उनकी हुआ करती थी, जो इन्होंने तय की थी, उसके बारे में अलोंग द सिल्क रूट होते हुए जब ये आए थे तो उसके बारे में इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा हुआ है. ही गेव विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द हार्डशिप्स एंड डेंजर्स ऑफ हिज ट्रैवल. उन्होंने काफ़ी विवरण दिया है अपने कष्ट भरे और काफ़ी खतरनाक जो यात्रा इन्होंने तय की थी, एंड ऑफ द कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द टाइम इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. और जो भी मौजूदा हालात थे इंडिया में और सेंट्रल एशिया में, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है. हुशान टिसैंग विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी एडी. तो 7th सेंचुरी एडी में ये विजिट किए. ही सेज स्टेड एट नालंदा फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन रिलीजियस डिस्कशन. तो ये नालंदा काफ़ी लंबे समय तक के लिए रुके और काफ़ी एक्टिव तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया. जो भी डिस्कशन होते थे, जो भी वाद विवाद होती थी, कोई भी बात विचार होते थे उसमें. ही वॉज अ गेस्ट एट द कोर्ट्स ऑफ सेवरल इंडियन रूलर्स एज वेल. और बहुत सारे राजा महाराजाओं के भारतीय राजा महाराजाओं के दरबार में ये एज अ मेहमान भी ये काफ़ी समय रहे. हुशांग टिसैंग रिटर्न टू चाइना बाय द लैंड रूट. और ये लैंड रूट से अपने देश चाइना वापस गए. ही कैरिड बैक अ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे लिखी हुई बुद्ध जी के से जुड़ी हुई, उसको ये लेके गए आफ्टर रिटर्निंग टू चाइना. और रिटर्न हुई जब ये चाइना वापस गए, हुशांग टिसैंग रोट इन डिटेल. तो उन्होंने काफ़ी विस्तृत तरीके से लिखा अबाउट हिज ट्रैवल एक्सपीरियंस, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में, अनुभव के बारे में. ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू चाइनीज़ लैंग्वेज. और अपने बाकी के जीवन काल को इन्होंने बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थी उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में परिवर्तन करने में और उसको ट्रांसफॉर्म करने में, चेंज करने में, ट्रांसलेट करने में इन्होंने गुजार दी. द डक्कन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. द डक्कन इन एंशियंट टाइम्स वॉज नोन एज दक्षिणा
पथा, दक्षिणा पथा के नाम से हम जानते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स ऑफ मौर्याज इन द दक्कन वेयर द सतवाहना, सबसे पहले सतवाहनास थे, हु रूल्ड फॉर नियरली 300 ईयर्स, जिन्होंने 300 सालों तक राज किया। सतवाहनास, द सतवाहनास डायनेस्टी जो इनका राज्य था, वॉज फाउंडेड इन द अपर गोदावरी वैली, ये अपर गोदावरी वैली में फॉर्म हुआ था, नाउ इन महाराष्ट्र, अब वो महाराष्ट्र का इलाका है। सतवाहना इन्फ्लुएंस लेटर एक्सटेंडेड ओवर कर्नाटक, और सतवाहना जो है इन्फ्लुएंस थे और बाद में ये बढ़ के कर्नाटक तक गए, तेलंगाना और आंध्र तक इनका राज्य फैला। द ग्रेटेस्ट सतवाहनाज रूलर्स वॉज गौतमी पुत्रा सतकर्णी, तो जो इनका ग्रेटेस्ट महान जो रूलर हुआ वो गौतमी पुत्रा सतकर्णी हुआ। द सतवाहनास इनकरेज्ड बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, इन्होंने आंतरिक और बाहरी जो दोनों ही व्यापारों को इन्होंने बढ़ावा दिया। देयर किंगडम हैड पोर्ट्स ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, और इनके राज्य में दोनों ही तरफ से पोर्ट थे, बंदरगाह थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे, किनारों पे। द पोर्ट्स वेयर सेंटर्स ऑफ ब्रिस्क फॉरेन ट्रेड्स विथ अरेबिया, ये आपके ब्रिस्क फॉरेन ट्रेड विथ अरेबिया के साथ में सेंटर था, हुआ करता था ये पोर्ट। ईरान, इजिप्ट के साथ में, एंड रोम टू द वेस्ट, और रोम के साथ में वेस्ट, एंड विथ बुर्मा, बुर्मा आपका म्यांमार जो है आज का, एंड मलाया टू द ईस्ट। तो यहाँ तक इनका राज्य जो है ट्रेड के मामले में फैला हुआ था। Now see, the main items of import were wine, copper, tin, glass, medicines and precious stones. ये सारे कीमती चीज़ें जो हैं मेनली import होते थे, बाहर से आते थे। The exported goods जो बाहर जाते थे यहाँ से brought gold and silver coins in return, तो बदले में गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो है वो इनको मिलते थे। A number of Roman coins have been found in the सतवाहना किंगडम, सतवाहना किंगडम में बहुत सारे रोमन कॉइन्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, पाए गए हैं। द फ्लोरिशिंग ट्रेड जो फैलता हुआ फलता फूलता जो ट्रेड था, व्यापार था, इनकरेज सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग शिप बिल्डिंग, तो उसने काफ़ी व्यवसाय को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, जिसमें कि आपकी शिप बिल्डिंग भी एक आती है, यानी कि जहाज़ और नाव जो बोट होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, उसको बनाने का काम। साउथर्न किंगडम्स एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज रूल्ड द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला, इंडियन पेनिसुला के साउथर्न मोस्ट पार्ट पे ये रूलर्स ने राज किया। रेफरेंस टू देयर किंगडम आर फाउंड इन द महाभारत, जिसका रेफरेंस आपको महाभारत में भी मिलता है, द जटाका स्टोरीज में मिलता है, एंड द अशोका इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख पे भी मिलता है अशोका के। द अकाउंट्स ऑफ Megasthenes and Roman scholars like Pliny and above all in संगम लिटरेचर, और भी जो है ये संगम लिटरेचर में आपको मिलते हैं। Being situated on the coast, the southern kingdoms took part in both overseas and internal trade. तो सिचुएटेड था चूँकि किनारों पर, तो साउथर्न किंगडम जो है उसने ओवरसीज यानी समुद्र के पार भी जाके इन्होंने ट्रेड व्यापार किया, और अंदर भी घर अपने देश के अंदर भी इन्होंने ट्रेड व्यापार किया। दस साउथर्न रूलर्स इनकरेज शिप बिल्डिंग, साउथर्न रूलर जो है उन्होंने शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया, एंड ओवरसीज एक्सप्लोरेशन, और बाहर भी काफ़ी फैलाव इन्होंने दिया ट्रेड को। देयर किंगडम्स हैड ट्रेड लिंक्स विथ मेनी फॉरेन लैंड्स, इनके राज्य में बाहर के लैंड से काफ़ी ट्रेड लिंक्स थे, जुड़े हुए थे। नोटेबली रोम एंड साउथ ईस्ट एशिया, जैसा कि आप साउथ ईस्ट एशिया को देख सकते हैं। रोमन कॉन्टैक्ट विद द रोमन लेड्स टू अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन द इंडियंस नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। अब चूँकि ये कॉन्टैक्ट थे रोमन्स के साथ में जो कॉन्टैक्ट हुआ था, इससे काफ़ी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आया, सुधार हुआ इंडियंस के नॉलेज में, उन्हें भौगोलिक स्थिति पता चली अपने देश की। द रोमन स्टाइल ऑफ कॉइनेज ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंडियन कॉइन्स, जो रोमन स्टाइल ऑफ कॉइन का है वो भी इंडियन कॉइन्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, काफ़ी कुछ देखने को आपको मिलता है। इंडियन गुड्स सोल्ड एट सच हाई प्राइसेस इन रोमन मार्केट्स दैट द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड टू इंडिया कॉज्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टी फॉर द रोमन एम्पायर। इंडियन गुड्स जो है वो काफ़ी बिकते थे इतने हाई प्राइस पे कि रोमन मार्केट से वहाँ से काफ़ी वहाँ के सिक्के हमारे देश में आते थे गोल्ड के, और इससे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी रोमन्स को सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास अब सिक्के कम पड़ने लगे थे। टू मीट द हाई डिमांड ऑफ द फॉर प्रोडक्ट,
ताकि वो जो हाई डिमांड प्रोडक्ट थी उसको पूरा करने के लिए इंडियन ट्रेडर्स इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड सोल्ड देम टू द रोमन्स, और रोमन्स को बेच दिया करते थे। दिस इनडायरेक्टली इनकरेज्ड इंडियाज ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया से इनडायरेक्टली ये ट्रेड को बढ़ावा देता था हमारे देश के। Contact with Southeast Asia. The Cheras, Cholas and Pandyas promoted overseas voyage. तो यानी कि समुद्र को पार करके जो यात्रा होती थी जल मार्ग से टू श्रीलंका एंड वेरियस पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इसको प्रमोट किया इन राजों के राजा जो होते थे चेराज, चोलाज और ये पांड्यास जो थे, like Vietnam, Cambodia and Indonesia. This led to the establishment of Indian settlements in these regions. तो इससे इंडियन की सेटलमेंट हुई इस रीजन में। The Indian settlers interacted with the local people. लोकल पीपल से काफ़ी ये लोग इंटरेक्ट किए, घुले मिले। As a result, the influence of Indian architecture, इससे जो भारतीय आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग बनाने की जो कला है, लिटरेचर, साहित्य एंड आर्ट बिगेन टू स्प्रेड इन दिस रीजन। तो यहाँ भी इंडियन आर्ट वगैरह फैलने शुरू हुई। Among the settlers were बुद्धिस्ट एंड हिंदू मिशनरीज। अब ये जो सेटलर्स थे इनके बीच में बुद्धिस्ट थे, बौद्ध भिक्षु थे, और साथ में हिंदू भी हुआ करते थे, हिंदू मिशनरीज होते थे। दे स्प्रेड बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म इन देयर दीज रीजन्स। तो इस रीजन में इन्होंने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया, प्रचार प्रसार किया। सो ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।